तो हम लोग पढ़ रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो डेट है वो यूएस डॉलर के डिनोमिनेशन में, जिसका शेयर है 54.8% बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2025, फॉलोड बाय इंडियन रुपी 30.1%, जापानीज येन 6.3%, एसडीआर 4.3% एंड यूरो 3.7%। ये पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो इसके अलावा रुपी डिनोमिनेटेड एनआरआई डिपॉजिट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई, तो ये इन्वेस्ट करता है ट्रेजरी बिल और डेटेड सिक्योरिटी के फॉर्म में। ट्रेजरी बिल क्या होता है ये सब आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। जब हम लोग डिस्कस करेंगे मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, वहाँ पे इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा दे आल्सो इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी, तो जितना भी डेट सिक्योरिटी होता है, एफपीआई होता है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पर, जब हम पढ़ेंगे मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और शेयर मार्केट, ओके। इंडिया अलाउ एफपीआई इन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट विद कॉशन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। 2001 में क्वेश्चन आया है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे कौन कौन सा जो है, ठीक है, मतलब कि इंटरनल डेट का कंपोनेंट है। तो पहला है मार्केट बोरोइंग, सेकंड है ट्रेजरी बिल, थर्ड है स्पेशल सिक्योरिटी इशूड बाई आरबीआई। मैंने आपको बता दिया है, आप क्वेश्चन बनाइए। 2012 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाई, मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट में किसी करेंसी का प्राइस जो है वो डिसाइड होता है किस आधार पे, ठीक है। पहला है वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक तो था नहीं, आपने देखा था। अगला है डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कंट्री कंसर्न, ठीक है, ये एक फैक्टर हो सकता है। एस्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इन क्वेश्चन, ओके। तो देखो इसका जो मेन दो फैक्टर होता है, पहला फैक्टर होता है कि डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाय कंट्री कंसर्न, सेकंड है कि उस कंट्री की जो का जो गवर्नमेंट है कितना स्टेबल है, ठीक है। इकोनॉमिक पोटेंशियल इन क्वेश्चन ये उतना बड़ा फैक्टर नहीं होता, तो इसका आंसर 2 और 3 होगा। ये 2012 में क्वेश्चन आया है, ठीक है, 2012 में। सोवरेन डेट क्राइसिस ये क्या होता है, समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नेशन क्या करता है, लोन तो ले लिया है लेकिन लोन को वापस नहीं कर पा रहा है, इसको बोलते हैं सोवरेन डेट क्राइसिस। तो मोटा मोटी आप ये समझिए कि जब किसी कंट्री के द्वारा लोन लिया गया बट उस लोन को वापस नहीं किया गया, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में उसका जो बॉन्ड है, बॉन्ड का वैल्यू लगभग खत्म हो जाएगा, बॉन्ड उसका डेड हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन को, ये सिचुएशन को हम बोलते हैं सोवरेन डेट क्राइसिस, ओके। तो क्या है कि डिस्क्राइब द डिफिकल्टी अ नेशन फेस टू सर्विस द लोन टेकन बाय इट फ्रॉम फॉरेन सोर्स इन फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन। जब आप क्या करते हैं, जब कोई कंट्री फॉरेन टेरिटोरी से फॉरेन डिनोमिनेशन में लोन लेता है, ठीक है, बट उस लोन को अब वो सर्व नहीं कर पा रहा है, रिपे नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं सोवरेन डेट क्राइसिस। तो नेशन इज अनेबल टू बोरो फ्रॉम आउटसाइड, तो अब इस केस में क्या होगा, कंट्री बाहर से बोरोइंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। डोमेस्टिक करेंसी कैन ऑलवेज बी रेज्ड फ्रॉम विद इन थ्रू इंटरनल डेट, ठीक है। अब ये तो आपको पता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंटरनल डेट के द्वारा जो है डोमेस्टिक करेंसी मतलब पैसा को छाप के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल डेट सर्व द पर्पस टू फाइनेंस इंपोर्ट सर्विस एक्सटर्नल लोन, ठीक है। यानी एक्सटर्नल डेट हम इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो होता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर या फॉरेन डिनोमिनेशन करेंसी, ओके। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका डोमेस्टिक करेंसी काम नहीं करेगा, आ रहा समझ में, ठीक है। अभी आपने रिसेंटली देखा था कि जब ईरान का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था अभी रिसेंटली, ठीक है, तो सरकार ने बहुत सारा वो मतलब प्रूडेंट पॉलिसी या कुछ टफ मेजर लिया था, ठीक है। उसमें सरकार क्या था कि बोला था कि हम मतलब क्या बोलते हैं उसको, सरकारी जो ऑफिस है उसमें कम व्हीकल को यूज करेंगे, ओके। जो हमारे जो बहुत सारे जो मिनिस्टर्स वगैरह थे वो नॉर्मल ई रिक्शा को यूज कर रहे थे टू विजिट देयर ऑफिस वगैरह वगैरह, ओके। तो इसका मेन पर्पस ये था कि चूंकि क्राइसिस था पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो वर्ल्ड के अंदर क्राइसिस होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं फॉरेक्स के ऊपर उसका बैड इम्प्लीकेशन होगा, बैड असर होगा, ठीक है। तो फॉरेक्स को बचाना ये उसका मेन पर्पस था, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फॉरेक्स किसी नेशन के लिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है, ठीक है, क्योंकि विदाउट फॉरेक्स हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो एक्सटर्नल लोन है उसको हम सर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट इफ नेशन यूज फॉरेन करेंसी फॉर इंटरनल पर्पस इट रन्स इनटू सोवरेन डेट क्राइसिस, ठीक है, इसलिए उसको बचाना जरूरी है। तो उसको आप एक लिमिट तक ही आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 2001 में क्वेश्चन पूछा है कि, अच्छा ये तो यही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, ठीक है। तो इंटरनल डेट क्या होता है, इट इज रेज्ड बाय गवर्नमेंट इन ओपन मार्केट थ्रू ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट बॉन्ड एंड स्पेशल सिक्योरिटी। अब ये तीनों कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे आपको मनी मार्केट में, ठीक है।
कि ट्रेजरी बिल क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है, स्पेशल सिक्योरिटी क्या होता है आरबीआई का। ओके, इवन जो मॉनेटरी पॉलिसी जो हम पढ़ेंगे इसके बाद का चैप्टर, वहाँ पे पढ़ेंगे स्पेशल सिक्योरिटी के बारे में। तो अभी आप सिंपली इसको रट लीजिए, ठीक है, कि जो इंटरनल डेट है वो ओपन मार्केट क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैसे आरबीआई जो है बैंक को पैसा देता है या बैंक से पैसा लेता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन या स्टेरलाइजेशन इफेक्ट। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ओके, तो अभी आप सिंपली ये समझिए कि गवर्नमेंट के द्वारा पैसा रेज किया जाता है ओपन मार्केट से, ठीक है, ट्रेजरी बिल की सहायता से, ये सब ये है कोलेट्रल है, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड की सहायता से या स्पेशल सिक्योरिटी की सहायता से जिसको इशू किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड अदर लाइबिलिटी, जैसे कि मनी कलेक्टेड बाई गवर्नमेंट अंडर ए स्मॉल सेविंग स्कीम प्रोविडेंट फंड। आपको याद होगा, अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट जो होता है, ठीक है, गवर्नमेंट, ओके, उसका जो लाइबिलिटी होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो लाइबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक डेट, और लाइबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ क्या कहते हैं, मतलब पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, उसको बोलते हैं अदर लाइबिलिटी। उसमें क्या आता है, स्मॉल सेविंग आता है, प्रोविडेंट फंड आता है, ठीक है। तो मसाला बॉन्ड, तो मसाला बॉन्ड क्या होगा, तो मसाला बॉन्ड सिंपली रुपया के डिनोमिनेशन में होगा, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि रुपया के एप्रिसिएट या सॉरी डॉलर के एप्रिसिएट या सॉरी ड्यू टू डॉलर, रुपया के एप्रिसिएट या डिप्रिशिएट होने के कारण, ठीक है, हमारा जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर असर उतना नहीं पड़ेगा। प्रिंसिपल मतलब जो हमने लोन लिया उसका जो प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, मेन पैसा। तो मसाला बॉन्ड इट इज इशूड इन ग्लोबल कैपिटल मार्केट, ओके, आउटसाइड इंडिया। कैपिटल मार्केट क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इशूड इन ग्लोबल कैपिटल मार्केट आउटसाइड इंडिया बाय इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिसका पर्पस होता है रेज मनी एंड लेंड टू इंडियन कंपनी, ठीक है। तो इंडियन कंपनी क्या करेगा, मसाला बॉन्ड की सहायता से बाहर का जो मार्केट है, इंडिया के बाहर का जो मार्केट है, वहां से लोन को रेज करेगा, ठीक है। ओके, तो मसाला बॉन्ड, मसाला का मतलब स्पाइस होता है, इट इज यूज्ड बाय इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, टू इवोक द कल्चर एंड कसिन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या है, तो अदर कंट्री भी ऐसा बॉन्ड इशू करता है, जैसे कि जापान में इसको सुमरई बॉन्ड बोलते हैं, डिमसम बॉन्ड चाइना में बोलते हैं। इंडिया का पहला जो मसाला बॉन्ड है इसको इशू किया गया है आईएफसी के द्वारा 2014 में। बाद में आईएफसी ने ग्रीन मसाला बॉन्ड भी इशू किया था। ग्रीन का मतलब होता है कि इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रीन। अदर फैक्ट एंड फीचर्स क्या क्या है, तो एच डी एफ सी, एन टी पी सी और जो इंडिया बुल हाउसिंग, ये सब कंपनी है जिन्होंने रेज किया है मसाला बॉन्ड को यूज करके फंड को, ठीक है। दिस बॉन्ड आर ट्रेडेड ऑन लंदन स्टॉक एक्सचेंज। बड़ी बात क्या है कि जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ पर भी इसको ट्रेड किया गया है। तो जो स्टॉक मार्केट है इसको हम लोग पढ़ेंगे, स्टॉक मार्केट सेपरेट चैप्टर है। ओके, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का थोड़ा हम जान लेते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग आर्म है। देखो 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, विथ रेफरेंस टू आईएफसी मसाला बॉन्ड समटाइम्स सीन इन न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट। तो पहला लिखा है कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच ऑफर्स दिस बॉन्ड इज एन आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो ये तो राइट है, ठीक है। दे आर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड एंड आर सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो ये क्या है, क्या है, पब्लिक सेक्टर भी बोरोइंग कर सकता है और प्राइवेट सेक्टर भी बोरोइंग कर सकता है, ठीक है। और ये क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, उधार लेने का एक तरीका है, इंस्ट्रूमेंट है। तो दोनों इसका राइट आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2, ठीक है। एनआरआई बॉन्ड क्या होता है, तो एनआरआई बॉन्ड का एम ये होता है कि इट बूस्ट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। जो हमारे देश के लोग जो बाहर में काम कर रहे हैं वो क्या करेंगे, वो जब इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे एनआरआई बॉन्ड। तो इसका पर्पस होता है कि रिवर्स द स्लाइड ऑफ रुपी एक्सचेंज रेट। इसका हिस्ट्री क्या है, देखो इसको समझो जरा, क्या है ये, इस कॉन्सेप्ट को समझो। देखो जैसे $1 इक्वल टू मान लो 70 रुपीज़ है, ठीक है, कितना है, 70 रुपीज़। तो आपका कोई रिलेटिव है, ठीक है, जो $5000 आपको पर मंथ सेंड कर रहा है, तो इसका वैल्यूएशन कितना होगा बताओ, 70 इंटू 5000, यानी इसका वैल्यूएशन हो गया 7 5 जा 35, 3,05,000, 50,000 है ना, 3,50,000, ये इसका वैल्यू हो गया 3,50,000। क्लियर है, 50,000। अब देखो क्या हुआ कि रुपया जब एप्रिसिएट हुआ, डेप्रिसिएट हुआ, आई एम सॉरी, तो मान लो $1 इक्वल टू है 100 रुपीज़, है ना।
तो बताओ, अब जो तुमको भेजा गया है $5,000, उसका वैल्यू अब कितना हो जाएगा बोलो? 5,000 इंटू 100 कितना हो गया? 5 लाख। तो सरकार का घाटा कितना हो रहा है बताओ? सरकार का घाटा हो रहा है 1.5 लाख का, हो रहा है ना घाटा? तो गवर्नमेंट क्या करेगा इस टेंडेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, जो एनआरआई डिपॉजिट है इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देगा, ठीक है। गवर्नमेंट ये बोलेगा कि आप एक काम करें कि आप $2,000 जो है वो उसको आप डॉलर के टर्म में भेजिए, ठीक है। $2,000 को आप भेजिए, इसको हम एक्सचेंज कर देंगे, लेकिन रेस्ट जो $3,000 है उसको हमारे बॉन्ड में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि रुपया जो है, ठीक है, जिसका ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, उसको हम बहुत हद तक क्या करेंगे, उसको हम कॉम्पनसेट कर लेंगे, क्लियर है, उसको हम ओवरफ्लो होने से प्रिवेंट कर लेंगे, बचा लेंगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है रुपी डेट का, आप समझो इसको। तो इसलिए एनआरआई बॉन्ड लाया गया, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू बूस्ट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ओके। इसके अलावा टू रिवर्स द स्लाइड ऑफ रूपी एक्सचेंज रेट। जब रुपया सिस्टम से बाहर जाएगा तो क्या होगा, एक्सचेंज रेट हमारा मतलब रुपया लगातार डेप्रिसिएट होगा। तो रुपये का डेप्रिसिएट होना इकोनॉमी के लिए क्या है, बैड है, ठीक है। हर इकोनॉमी के लिए बैड नहीं होता, ठीक है। जब रुपया डेप्रिसिएट है तो इट इज़ गुड फॉर दोज इकोनॉमी विच आर एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना और जापान, ठीक है। लेकिन जहाँ पर इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड नहीं है, जैसे इंडिया एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी नहीं है, ठीक है, तो इंडिया के लिए रुपये का डेप्रिसिएट होना सही नहीं है, इंडिया के फेवर में नहीं है। तो इंडिया में रुपया या तो स्टेबल रहे या अप्रिसिएट हो, तो ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए बेटर होगा, ठीक है। ये हमने पढ़ाया भी है आपको। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्लोट किया एनआरआई बॉन्ड को 3 बार, थ्राइस सिंस 1998। तो पहली बार 1998 में लाया था गवर्नमेंट इस बॉन्ड को, इसका वैल्यूएशन था $5 बिलियन वर्थ का बॉन्ड लाया, ठीक है। तो 98 में लाने का रीज़न ये था कि हमारे यहाँ कारगिल वार हो गया था। और सेकंड क्या हुआ था कि हमने कारगिल वार के कारण न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो जो न्यूक्लियर टेस्ट किया तो अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिया, इन कारणों से हमारे यहाँ डॉलर की स्कार्सिटी हो गई थी, ठीक है। तो इट वाज फॉलोड बाय न्यूक्लियर टेस्ट 1998। सेकेंड टाइम 2000 में लाया गया था इंडियन मिलेनियम डिपॉजिट, जिसका वर्थ था 5 बिलियन, और तीसरी बार 2013 में लाया गया था, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें याद रखना है, बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। डेट टू जीडीपी रेशियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डेट टू जीडीपी मतलब पब्लिक डेट ऑफ कंट्री इन रिलेशन टू जीडीपी, ठीक है। यानी कि जीडीपी के कंपैरिजन में या जीडीपी का कितना कंपोनेंट जो है वो डेट है, उधार है। तो ये रेशियो डिपेंड करता है साइज ऑफ इकोनॉमी के ऊपर, ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी के ऊपर, टैक्स बायंसी मतलब टैक्स कलेक्शन कितना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट के नेचर के ऊपर कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोडक्टिव है या पॉपुलिस्ट है, ये दो चीज़ें होती है, इसको समझिए जरा, ठीक है। प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ठीक है बोरोइंग कर रही है, लेकिन बोरोइंग करने के बाद गवर्नमेंट उसको मतलब प्रोडक्टिव काम पे खर्च करती है, ठीक है। और यदि गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है उसको सिर्फ इलेक्शन में जीतने के लिए खर्च कर रही है, ठीक है, या उसको रिसोर्स को वेस्ट कर रही है, तो उसको बोलते हैं पॉपुलिस्ट मेजर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। तो यदि ऐसा होगा तो इस केस में डेट होना सही नहीं है। तो डेट मीनिंगफुल है, डेट बुरी बात नहीं है, ठीक है, उधार बुरी बात नहीं है, ठीक है। बट उधार अच्छी बात तब है जब आप क्या करते हैं, डेट लेकर उसको मीनिंगफुल पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने सड़क बनाया, स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, तो ये ठीक है, ओके। बट यदि आपने डेट लेकर क्या किया, पैसे को वेस्ट कर दिया, मतलब कि पैसे को आप क्या कहते हैं 5 स्टार पार्टी वगैरह या 5 स्टार मीटिंग में आपने वेस्ट कर दिया, ओके। या पॉपुलिस्ट मेजर, जैसे कि इलेक्शन के नाम पे आप रेडियो बांट रहे हैं, टीवी बांट रहे हैं, फ्रिज बांट रहे हैं, तो यदि ऐसा आप कर रहे हैं तो ये इकोनॉमी के लिए डेंजरस है, ओके। इवन जो फ्री बीज दिया जाता है वो भी एक डिबेटेबल इशू है, ओके। तो डेट टू जीडीपी रेशियो कुछ कंट्री के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे इंडिया के लिए 81.29% है, ठीक है, 2024 का डेटा है ये। यूएसए के लिए 120.79% है, जापान के लिए 236.66% है, और चाइना के लिए इतना है। तो ये डाटा याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है। यहाँ पे ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 100% और मोर इन कंट्रीज का है, जो ऑरेंज कलर में है। 75% टू 100% ये है इन कंट्रीज का, जो ब्लू कलर में है, ठीक है। इंडिया भी इसी में आता है। 50% टू 75% जो ग्रीन कलर में है, ठीक है, मतलब हल्का ग्रीन में है। 25 टू 50% ये आपको बिल्कुल इस वाले में है, ठीक है। और बाकी जो ब्लैंक है उसका डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक डेट जो है इसमें इंटरनल डेट होता है। इंटरनल डेट इज मोर विजिबल देन एक्सटर्नल डेट, ठीक है। एक्सटर्नल डेट कैन बी गेन्ड ओनली बाय एक्सपोर्ट एंड हेल्दी फॉरेन इनफ्लो, ठीक है। मतलब जितना एक्सपोर्ट होगा उतना हमको क्या कहते हैं, उतना एक्सटर्नल डेट हमारे पास आएगा। और जब फॉरेन इन्फ्लो यानी कि हेल्दी फॉरेन इन्फ्लो का मतलब ये होता है कि हमारी इकोनॉमी के लिए बेटर होना, ठीक है।
तो कंट्री का जो सोवरेन रेटिंग होता है, सोवरेन रेटिंग क्या होता है कि एक तरह की एजेंसी होती है जो कंट्री के फाइनेंशियल हेल्थ का रेटिंग करती है, ठीक है, या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रेट करती है, इसको बोलते हैं रेटिंग एजेंसी, ठीक है। इसमें बहुत सारे कंपनी आता है, जैसे कि मोदी हो गया, फिच हो गया, ये सब कंपनी का नाम है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब हमारी रेटिंग काफ़ी अच्छी होगी, ओके, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो हमारे यहाँ बाहर से इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कंट्री इन ग्लोबल मार्केट, तो द रेटिंग इज गुड, साइजेबल फॉरेन इनफ्लो फॉर्म्स ऑफ द कंट्री कैन रेज लोन अब्रोड एट अट्रैक्टिव टर्म्स, ठीक है, मतलब इंडिया की जो कंपनी है, ठीक है, वो बहुत सस्ते रेट पे या अच्छे रेट पे जो है, ठीक है, ओके, जो रेट उनके लिए अट्रैक्टिव होगा उस रेट पे वो क्या कहते हैं लोन बाहर से बोरोइंग कर सकता है, ओके, तो ये फ़ायदा उसको होगा। यहाँ पर ये डेटा दिया हुआ है, तो ये न्यूज़ से हमने कट किया था। तो जैसे कि ये मोदीज है, तो ये इंडिया का रेटिंग करता है Baa3, स्टैंडर्ड एंड पुअर BBB, फिच BBB, तो इसका आउटलुक क्या है, आउटलुक है स्टेबल, स्टेबल और नेगेटिव, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि हाई ग्रेड का मतलब होता है, तो इंडिया कौन से ग्रेड में आता है, देखो इंडिया आता है लो मीडियम ग्रेड में आता है, BBB माइनस, Baa3 और BBB माइनस, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी है ये लो मीडियम ग्रेड है, ठीक है, ओके। तो इंडिया इस कैटेगरी में आता है, ओके। प्राइम में आता है ये, हाई ग्रेड में ये आता है, अपर मीडियम ग्रेड में ये आता है, और इंडिया लोअर ग्रेड में भी सबसे लास्ट में आता है, ओके। चलिए आगे देखिए। तो आई थिंक फिजिकल पॉलिसी कंप्लीट हो गया। टेस्ट सीरीज फॉर 2027 हैज़ बीन स्टार्टेड, and the fee structure for test is 7500, total 30 test, 12 topic wise test, 12 full length test, and 6 CSAT 2 test, okay. So thank you, we have covered fiscal policy. In the next video we will begin with a new topic, and that topic will be monetary policy, okay. So thank you.